Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udan. कम्युनिटी कलर्स पर आप है मेरे यानी बांसुरी के साथ और आज आप मुझसे जानेंगे पार्किंसन रोग क्या होता है यानी कि पार्किंसन डिजीज के बारे में। पार्किंसन रोग यानी कि पार्किंसन डिजीज तंत्र का एक तेजी से फैलने वाला विकार है जो आपकी गतिविधियों को प्रभावित करता है। ये धीरे धीरे विकसित होता है। ये रोग कभी कभी केवल एक हाथ में होने वाले कंपन के साथ शुरू होता है, लेकिन जब ये कंपकपी पार्किंसन रोग का सबसे मुख्य संकेत बन जाती है तो ये विकार अकड़न या धीमी गतिविधियों का कारण भी बनता है। पार्किंसन रोग के शुरुआती स्टेजेस में आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस कम या खत्म हो सकते हैं या चलते समय आपकी बाजुएं हिलना बंद कर सकती हैं। आपकी आवाज़ धीमी या अस्पष्ट हो सकती है। समय के साथ पार्किंसन बीमारी के बढ़ने के कारण लक्षण गंभीर हो सकते हैं। जानते हैं अब पार्किंसन रोग के लक्षण के बारे में। इस रोग के लक्षण और संकेत हर व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं। शुरुआती संकेत कम हो सकते हैं और आसानी से किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते हैं। इसके लक्षण अक्सर आपके शरीर के एक तरफ के हिस्से पर दिखने शुरू होते हैं और स्थिति बहुत खराब हो जाती है। इसके बाद पूरा शरीर लक्षणों से प्रभावित होने लगता है। एक एक करके इसके सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला सिम्टम है कंपन यानी कि शेकिंग। कपकपाना या हिलना आमतौर पर आपके हाथ या उंगलियों से शुरू होता है। इसके कारण आपका अंगूठा और तर्जनी उंगली एक साथ एक दूसरे से रगड़ने शुरू हो सकते हैं, जिसे पिल रोलिंग ट्रेमर भी कहते हैं। पार्किंसन रोग का एक लक्षण है आराम की स्थिति में आपके हाथ में होने वाली कपकपी। दूसरा सिम्टम है धीमी गतिविधि। समय के साथ ये बीमारी आपके हिलने डुलने और काम करने की क्षमता को कम कर सकती है, जिसके कारण एक आसान कार्य को करने में भी कठिनाई होती है और समय अधिक लगता है। चलते समय आपकी गति धीमी हो सकती है या खड़े होने में कठिनाई हो सकती है। इसके अलावा आप पैरों को घसीटकर चलने की कोशिश करते हैं, जिससे चलना मुश्किल हो जाता है। तीसरा सिम्टम है कठोर मांसपेशियां यानी कि रिजिड मसल्स। आपके शरीर के किसी भी हिस्से में मांसपेशियों में अकड़न हो सकती है। कठोर मांसपेशियां आपकी गति को सीमित कर सकती है और दर्द का कारण भी बन सकती है। चौथा सिम्टम है बिगड़ी हुई मुद्रा और असंतुलन यानी कि बैड पोस्चर। पार्किंसन रोग के परिणाम स्वरूप आपका शरीर झुक सकता है या असंतुलन की समस्या हो सकती है। पांचवें सिम्टम के बारे में बात करें तो वो है स्वचालित गतिविधियों की हानि। पार्किंसन बीमारी में अचेतन यानी कि अनकॉन्शियसनेस कार्य करने की क्षमता में कमी आ सकती है, जिनमें पलकें झपकाना, मुस्कुराना या हाथों को हिलाते हुए चलना शामिल है। बात करते समय आपके चेहरे पर ज्यादा समय के लिए एक्सप्रेशंस नहीं रह सकते। आवाज में परिवर्तन भी हो सकता है। पार्किंसन रोग के परिणाम स्वरूप उच्चारण संबंधी समस्याएं हो सकती है। आपका स्वर धीमा, तीव्र और अस्पष्ट हो सकता है या आपको बात करने से पहले हिचकिचाहट हो सकती है। सामान्य संक्रमण की तुलना में आपकी आवाज और ज्यादा खराब हो जाती है। स्वर और भाषा के चिकित्सक आपकी उच्चारण समस्याओं का निवारण करने में मदद कर सकते हैं। लास्ट सिम्टम के बारे में बात करेंगे तो वो है लिखावट में परिवर्तन। लिखावट में छोटा सा परिवर्तन आ सकता है। लिखावट छोटी हो सकती है और लिखने में तकलीफ हो सकती है। अब हम थोड़ा जान लेते हैं पार्किंसंस डिजीज के कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स के बारे में। पार्किंसन रोग में मस्तिष्क में उपस्थिति कुछ तंत्रिका कोशिकाएं धीरे धीरे खराब हो जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं पूरी तरीके से। न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन नामक रसायन उत्पन्न करते हैं। इन न्यूरॉन्स के नष्ट होने के कारण कई लक्षण उत्पन्न होते हैं। डोपामाइन के स्तर में आने वाली कमी असामान्य मस्तिष्क गतिविधि का कारण बनती है, जिसके परिणाम स्वरूप पार्किंसन रोग के संकेत मिलते हैं। पार्किंसन रोग का कारण अभी तक अज्ञात है, लेकिन इसके होने के कई कारक हो सकते हैं, जिनमें से है आपके जीन्स। शोधकर्ताओं ने विशिष्ट जेनेटिक म्यूटेशंस की पहचान की है जो पार्किंसन बीमारी का कारण बन सकते हैं, लेकिन ये पार्किंसन रोग से प्रभावित परिवार के सदस्यों वाले दुर्लभ मामलों के अलावा असामान्य होते हैं।
यानी कि अगर आपके परिवार में किसी को पार्किंसन डिजीज नहीं है तो आपका रिस्क फैक्टर थोड़ा कम हो सकता है। पर्यावरण से संबंधित कारण क्या हो सकते हैं? कुछ विषाक्त पदार्थों या पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव अंतिम चरण के पार्किंसन रोग के जोखिम को बढ़ा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर इनसे पार्किंसन रोग जोखिम कम ही होता है। अगर कंक्लूड करना चाहूँ मैं अपनी बात को, तो वो ये है कि पार्किंसन बीमारी के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान करने के लिए अभी और अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता जरूर होती है। पार्किंसन रोग के रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? बढ़ती आयु। पार्किंसन रोग युवाओं में बहुत ही कम पाया जाता है। यह आमतौर पर जीवन के मध्य या आखिरी पड़ाव में शुरू होता है और उम्र के साथ जोखिम बढ़ता रहता है। ये बीमारी सामान्य तौर पर 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों में विकसित होती है। इसके दूसरे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? आनुवांशिकता। आपके किसी करीबी रिश्तेदार के पार्किंसन रोग से ग्रसित होने के कारण आपको ये रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि जब तक आपके परिवार में कई सदस्यों को ये बीमारी नहीं होती तब तक आपका जोखिम थोड़ा कम है। पुरुषों को जोखिम कब हो सकता है? पुरुषों में ये जोखिम अधिक होता है महिलाओं के कंपैरिजन में। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में पार्किंसन रोग विकसित होने की अधिक संभावना होते हैं। विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना। हर्बिसाइड्स और कीटनाशकों के निरंतर संपर्क में आने से आपके पार्किंसन रोग से ग्रसित होने का खतरा थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है। अब हम जानेंगे पार्किंसंस डिजीज से प्रिवेंशन के बारे में। चूंकि इस बीमारी का कारण अभी तक अननोन है, नहीं पता लगाया जा सका, इसलिए इसकी रोकथाम के तरीके भी एक रहस्य ही है। हालांकि कुछ शोधों से पता चला है कि कॉफी, चाय और कोका कोला में पाई जाने वाली कैफीन पार्किंसन रोग के विकास के जोखिम को कम कर सकती है। ग्रीन टी भी इसके खतरे को कम करने में सहायक हो सकती है। कुछ डॉक्टर्स आपको एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम और रेगुलर योगा सजेस्ट करेंगे, जिससे भी इस रोग का जोखिम कम हो सकता है। अब जैसा कि हमने जान लिया है कि पार्किंसन डिजीज को रोकना मुश्किल होता है, उसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगी कि क्या क्या ट्रीटमेंट्स आप अपना सकते हैं। पार्किंसन रोग को ठीक नहीं किया जा सकता, जैसे मैंने बता दिया, लेकिन दवाएं आपके लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। कुछ गंभीर मामलों में सर्जरी की सलाह भी दी जा सकती है। आपके डॉक्टर जीवन शैली में बदलाव करने, विशेष रूप से एरोबिक व्यायाम की सिफारिश भी कर सकते हैं। कुछ मामलों में भौतिक चिकित्सा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें संतुलन और स्ट्रेचिंग पर जोर दिया जाता है। दवाएं आपको सजेस्ट जो करेंगे वो है, दवाएं आपके मस्तिष्क में डोपामाइन की आपूर्ति को बढ़ाकर आपकी चाल, गतिविधि और कंपन से जुड़ी समस्याओं से राहत दिलाने में सहायता कर सकती है। हालांकि डोपामाइन को प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यह आपके मस्तिष्क में प्रवेश नहीं कर सकता है। पार्किंसन रोग का उपचार शुरू होने के बाद आपके लक्षणों में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। समय के साथ दवाओं का प्रभाव अक्सर कम हो जाता है, हालांकि लक्षणों को आमतौर पर काफी अच्छी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ मेडिसिन्स है जो पार्किंसंस डिजीज में आपको आपका डॉक्टर सजेस्ट कर सकता है, लेकिन इन मेडिसिन्स को बिना उनकी देखरेख के ना लें। इनमें से नाम है इनके कार्बिडोपा, लेवोडोपा। दूसरा है डोपामाइन एगनिस्ट्स और MAO-B इनहिबिटर्स, या फिर COMT इनहिबिटर्स यानी कि कैथेकॉल OM इनहिबिटर्स, एंटीकोलिनर्जिक्स, और एक और दवाई जो है एमांटाडाइन। अब इसकी सर्जरी की प्रक्रियाएं क्या हो सकती है? गहरी मस्तिष्क उत्तेजना, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन DBS में सर्जन आपके मस्तिष्क के एक विशिष्ट हिस्से में इलेक्ट्रोड को प्रत्यारोपित करते हैं। इलेक्ट्रोड आपके कॉलर बोन के पास छाती में प्रत्यारोपित जनरेटर से जुड़े होते हैं। ये आपके मस्तिष्क में विद्युत कंपन भेजते हैं और पार्किंसन रोग के लक्षणों को कम कर सकते हैं। सर्जरी से जुड़े जोखिम में संक्रमण, स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज शामिल हो सकता है। कुछ लोगों को DBS प्रणाली से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है या उत्तेजना के कारण जटिलताओं का अनुभव होता है। आपके डॉक्टर को संबंधित प्रणाली के कुछ हिस्सों को समायोजित करने या बदलने की आवश्यकता हो सकती है। सीवियर DBS का उपयोग ज्यादातर उच्च चरण वाले पार्किंसन रोग से ग्रसित लोगों के लिए किया जाता है, जो लेवोडोपा दवा के प्रति अस्थिर प्रतिक्रियाएं करते हैं। DBS पार्किंसन बीमारी के लक्षणों में निरंतर सुधार कर सकता है और ये सुधार प्रक्रिया के कई वर्षों के बाद भी बने रहते हैं। हालांकि DBS पार्किंसन बीमारी को बढ़ने से पूरी तरह से नहीं रोक सकता है, इसीलिए डॉक्टर की सलाह जरूर ले और अपने आप से कोई मेडिसिन खाने का ना सोचें।
आपका डॉक्टर आपको जो सजेस्ट करेगा उसी अकॉर्डिंग करिए, नहीं तो आपको काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जिनमें से होते हैं जैसे आपको कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और सोचने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है, अवसाद और भावनात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। पार्किंसन रोग से ग्रसित व्यक्ति को अवसाद यानी कि डिप्रेशन हो सकता है। आप अन्य भावनात्मक परिवर्तनों का अनुभव भी कर सकते हैं, जैसे डर, चिंता या प्रेरणा की कमी। इन लक्षणों के इलाज के लिए डॉक्टर आपको दवाएं दे सकते हैं। निगलने में समस्याएं आ सकती है। आपकी स्थिति में प्रगति होने पर आपको निगलने से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। विशिष्ट पार्किंसन रोग में ये कोई गंभीर समस्या नहीं है। धीरे धीरे निगलने के कारण लार आपके मुंह में जमा हो सकती है और मुंह से बाहर टपकने लगती है। नींद की समस्याएं आ सकती है। पार्किंसन रोग से ग्रसित लोगों को अक्सर नींद की समस्याएं होती है, जैसे रात भर नींद ना आना, जल्दी उठ जाना या दिन में सोना। कब्ज हो सकते हैं, मूत्राशय संबंधित समस्याएं आ सकती है। और भी कई सारी चीजें हैं जो आप अनुभव कर सकते हैं। उनमें से है रक्तचाप में परिवर्तन, सूंघने में परेशानी, थकान होना, दर्द या यौन रोग। तो आज आपने मुझसे जाना पार्किंसन रोग के बारे में वो सब कुछ जो आज से पहले आपको नहीं पता थी। अपना ख्याल जरूर रखें और सुनते रहे रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अगले हफ्ते मुलाकात होगी। आप सुन रहे हैं मेरे यानी बांसुरी को।